राणा साहब, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत आ, बढ़िया है संजय जी। सर, आप कांग्रेस में पिछले कुछ महीना पहले ही ज्वाइन किए हैं। पहले भी आप कांग्रेस में ही थे, लेकिन बीच में किसी दूसरे पार्टी के साथ आप जुड़ गए थे। अभी फिलहाल कांग्रेस की रणनीति क्या चल रही है, चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने वाला है? देखिए, कांग्रेस की रणनीति काफ़ी अच्छी चल रही है। आप देख ही रहे होंगे कि हमारी कांग्रेस पार्टी यूपी में काफ़ी एक्टिव है। जैसे दूसरी पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी है, उसी तरीके से हमारी कांग्रेस पार्टी भी तैयारियां कर रही है। योगी जी ये जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के सीएम है, वो बोल रहे हैं कि फिर से हमारी सरकार बनेगी, यानी बीजेपी की सरकार बनेगी। देखिए, कोई ये नहीं कहता कि हमारी सरकार नहीं बनेगी। सब यही दावे करते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, पर ये तो जनता को बतलाना है। और मैं समझता हूँ कि जनता ने पुराने चुनाव में ही जो पंचायत का चुनाव हुआ था, उसमें काफ़ी अच्छा जवाब दिया है इन सरकार को, और आगे भी देगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जेल से रिहा हो चुके हैं और हॉस्पिटल में दिल्ली में है इस वक्त, और काफ़ी बड़े बड़े पॉलिटिशियन मिल रहे हैं। राहुल गांधी उनसे अभी तक मुलाकात क्यों नहीं की है? ऐसी बात नहीं है, औपचारिक बातें होती हैं, टेलीफोन के माध्यम से भी होती हैं। ऐसा नहीं है। आजकल आपने देखा होगा कि कोरोना पड़ने के बाद थोड़े लालू जी काफ़ी अस्वस्थ हो गए हैं, और उनकी ट्रीटमेंट भी चल रही है। और मैं उन भगवान से कामना करूंगा कि वो जल्दी स्वस्थ होकर के वापस से राजनीति मैदान में आए। अभी हाल ही में मैंने देखा कि मुखिया मुलायम सिंह यादव, अखिलेश जी दोनों साथ में जाकर के लालू यादव के हालचाल और स्वास्थ्य की जानकारी लिए, और आगे रणनीति भी काफ़ी चीज़ बात हुई है। जी बिल्कुल, जायजा लिया। एक तरीके से वो उनके संबंधी भी लगते हैं, और पार्टी पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हैं, और रिश्ते में आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि रिश्तों के नाते से भी उनकी आपस में मुलाकात हुई थी, और उनके हालचाल जानने के लिए ये आपसे मुलाकात हुई होगी। कांग्रेस और बसपा के कैसे संबंध है इस वक्त? कांग्रेस के संबंध सब पार्टियों से अच्छे होते हैं। सिर्फ एक अभी विपक्ष में जो बीजेपी हैं, उनसे भी संबंध अच्छे होते, पर बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि वो कांग्रेस की विचारधाराओं को ही नहीं समझना चाहती, देश की विचारधाराओं को नहीं समझना चाहती। कोई भी सवाल पूछना, कोई भी चीजें करना, कोई भी समस्याओं पे आपस में विचार विमर्श करना, ये बीजेपी करती ही नहीं है। उनका कहना है कि हम जो लागू कर रहे हैं वही सही है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। किसान आंदोलन का जो दिल्ली में चल रहा है, काफ़ी वक्त हो गया, क्या इसका कुछ फैसला आपको लगता है आने आ सकता है इस साल? देखिए, किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं, और मैं कहता हूं कि बार बार मैंने यही चीज रखा है कि भाई, आपने किसान के लिए वो जो लॉ बनाए हैं, जब किसान उससे खुश नहीं है तो उसे हटा दें। आज हमारे किसान भाइयों ने इतने समय से वो बेचारे सड़क पे बैठे हुए हैं, आंदोलन जारी है, कितने किसान भाइयों की मौत हो गई है, पर इन सब चीज़ों को सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें अब बस अपने दिखावे पे रहना है, और जो उन्होंने लागू कर दिया वही उसी पे चलने की वो सोचते हैं, ना कि दूसरों की परेशानियों से वो अवगत होते हैं कभी। बीजेपी का कहना यह है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें कोई भी किसान नहीं है, सिर्फ कुछ हमारे जो विपक्षी दल के नेता लोग हैं, ये उन लोगों की चाल है इस तरह से किसानों को भड़काना। देखिए, तो मीडिया भी जानती है और सभी जानते हैं, सारे देश के वासी जानते हैं कि जो वहाँ बैठे हैं वो किसान हैं या पॉलिटिक्स हैं। वो मैं कहता हूँ कि जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनमें से कोई भी सांसद या विधायक तो है नहीं। वो आपने भी देखा होगा, सब किसान हैं, और जो उनके आय का सोर्स है वो किसान ही है। वो किसानी करके ही आती है और खेती करके ही आती है। तो मैं कहूँगा कि ये सब ध्यान भटकाने का तरीका है। वो सारे किसान भाई हैं, और मैं उनको सत सत नमन करता हूँ कि उन लोगों ने इतनी बड़ी आंदोलन को जारी रखा है और सरकार से कड़ी टक्कर ले रहे हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है शुरू से ही डीजल और पेट्रोल को लेकर के, जिस पर हमारे आए दिन के जो खर्चे हैं उस पर रेट बढ़ता है कभी घटता है, लेकिन डीजल की जो कीमतें हैं प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही, घटती कभी नहीं है किसी की सरकार हो। इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, अगर जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो डीजल और पेट्रोल के रेट काफ़ी कम थे। उस समय इंटरनेशनल मार्केट में जो बैरल थे उसके रेट काफ़ी महंगे थे। उस समय जो बैरल था आज के रेट से दोगुने रेट का था, पर फिर भी उस समय तेल के दाम कम थे। आज जो तेल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में है वो उस समय की अपेक्षा आधे से भी कम है, पर फिर भी हमारा जो तेल के रेट हैं वो डबल है। तो हमारी जो डबल इंजन की सरकार है वो हमेशा यही कहती है कि हमारी जो दोनों इंजन है उसमें खपत का खर्चे काफ़ी ज़्यादा हैं,
तो ये सब हम अपने जनता से ही उनका खून चूस के लेंगे। तो ये सारी समस्याएं कैसे सॉल्व हो सकती है, कुछ बताना चाहेंगे आप? ये समस्याएं सॉल्व होती है आपस में विचार विमर्श करके। हमारे देश के अर्थशास्त्री हैं, काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं जिन्होंने देश की हालात का काफ़ी अच्छे से अध्ययन किया हुआ है। उन लोगों के साथ एक कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी के द्वारा आपस में बैठकर एक विचार विमर्श किया जाता है, उसके बाद देश की रणनीति तय होती है। पर यहाँ तो सरकार सिर्फ वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी पे चलती है। जो उनकी इच्छा होती है वही वो लागू करते हैं, जो उनकी इच्छा नहीं होती है वो लागू नहीं करते हैं। कांग्रेस की कुछ ऐसी बातें बताइए जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से रिलेटेड हो, और देश की तरक्की के लिए कुछ बातें हो जो आप लोग डेली करते हो पार्टी कार्यालय में। देखिए, सोनिया गांधी जी की सोच सबसे अलग है, क्योंकि वो हमेशा देश के लिए सोचती हैं। चाहे वो आपको टीवी चैनलों पे दिखती हैं या नहीं दिखती हैं, पर उनकी सोच हमेशा देश के लिए होती है। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी, राष्ट्रपति को भी काफ़ी चिट्ठियां लिखी, काफ़ी मुद्दों पे समस्याएं उनसे साझा किया। पर आपको मैंने पहले भी बताया है कि ये सरकार कभी भी चर्चाओं में आने की ज़रूरत ही नहीं समझती, ना कि देश के हालात पे कोई विचार विमर्श करने की ज़रूरत समझते हैं। ये मनमौजी सरकारें ने जो आता है वही करते हैं। आप इस बार के कहाँ से चुनाव लड़ने की कुछ तैयारी कर रहे हैं? जी, अभी तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, पर हाँ, मैं कहूँगा कि मैं अपने संगठन को मजबूत कर रहा हूँ, अपने लोगों को मजबूत कर रहा हूँ, अपने पूर्वांचल भाइयों को मजबूत कर रहा हूँ, उन सबों को लेकर के आगे आ रहा हूँ, और उनके उनके हौसलों को और जो भी उनकी जिज्ञासा हैं उनके साथ में खड़ा हूँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो भाई जितने भी हमारे पूर्वांचल के जो वरिष्ठ नेतागण हैं सब हैं वो आएँ और फिर से एक बार जीत दर्ज करके दिल्ली की राजनीति में भी कदम रखें और बाकी हिंदुस्तान की राजनीति में भी कदम रखें। राणा सुजीत जी, आपका नाम कदावर नेता माता है, बिहार के पूर्वांचल के एक बहुत बड़े कदावर नेता माता है। आप उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल बिहार के लोगों के रोजगार के लिए क्या कुछ समस्याएं समाधान कर रहे हैं आजकल? जी बिल्कुल, बिहार के लोगों के लिए सबसे बड़ी जो समस्या है, जो पूरे पूर्वांचल की समस्या है, वो रोजगार ही है। और इस पेंडेमिक सिचुएशन के बाद तो रोजगार बिल्कुल ही ख़त्म के बराबर हो गई है। और मैं सरकार से भी कहना चाहूँगा कि बिहार और हमारे यूपी में रोजगार को पे ध्यान दें, क्योंकि अभी जैसे इनके हालात हो रहे हैं, ये तो प्राइवेट चीज़ों सरकारी चीज़ों को भी प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं, तो रोजगार तो जानी ही जानी है। क्योंकि सरकारी नौकरी के नाम पे तो अब कुछ बचा ही नहीं। लोग सरकारी नौकरी इसलिए करते थे क्योंकि वो सुरक्षित मानते थे और उससे उन्हें ये पता होता था कि हमारी आगे की जिंदगी सुरक्षित है। पर प्राइवेट कंपनी, जो सरकारी कंपनियां वो प्राइवेट बन जाएंगी तो उनकी भी सुरक्षा खत्म हो गई। तो कल के डेट में अभी तो बहुत कम नौकरियां गई हैं, अभी और आपको देखने को मिलेंगी कि नौकरियां जानी ही जानी है। सर, कांग्रेस सरकार में काफी लाखों नौकरियां पहले निकलती थी हर साल या हर महीने, आप लेके चलिए। लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान में एक ऐसा स्थिति आ गया है कि जो सरकारी संपत्ति उसे प्राइवेट बनाया जा रहा है। कई कंपनियों को, अलग अलग विदेशी कंपनियों को बेच दिया जा रहा है चलाने के लिए। इस पे आपकी क्या राय है? बिल्कुल दिया जा रहा है। और मैंने आपसे कहा ही कि हमारे जितने भी सरकारी संपत्ति है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, लोग सबसे पहले एक एसेट बनाते हैं, अपनी संपत्ति बनाते हैं। तब वो संपत्ति जब बनाते हैं तब वो अंदर से मजबूत अपने आप को महसूस करते हैं कि हाँ, मेरे पीछे इतनी संपत्ति है, इतने संपत्तियों का मैं मालिक हूँ। तो हमारा देश भी उसी तरीके से अपनी एक संपत्ति बनाई थी। बैंक बनाए थे, रेलवेज बनाए थे, एयरलाइंस बनाए थे, ये सब देश की एक संपत्तियां होती हैं। आज मोदी जी ने उसके 51% शेयर प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दे दिया है, तो एक तरीके से हमारे देश की संपत्ति भी जा चुकी है। अब हमारे देश के पास उनकी संपत्ति भी कुछ नहीं बची है। तो मैं कहना चाहूंगा कि इनके जो विचार विमर्श करने वाले जो टीम है, अर्थशास्त्री हैं, वो चुनिंदा कंपनियां हैं। ये सिर्फ उन्हीं के बताए हुए नक्शे कदम पे चलते हैं और जो इन्हें वो उपदेश देते हैं ये वही काम करते हैं। मुंबई में भी छत्रपति शिवाजी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको अदानी के नाम से कर दिया गया था। तभी 2 दिन पहले ही कुछ यहाँ के कार्यकर्ताओं ने उस बोर्ड को तोड़ दिया। बिल्कुल, वो तो तोड़ेंगे ही, क्योंकि आपने देखा होगा धीरे धीरे सारी जो एयरपोर्ट है उनका काम अडानी के पास ही है या फिर कुछ अंबानी ग्रुप के पास है। तो और कोई भी जो आदमी है वो काम करते थे, आज के तारीख में वो सरकार से कॉन्ट्रैक्ट ले ही नहीं सकते। ये सारे प्राइवेटाइज इन्होंने कर दिए हैं। अब ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। अपने एयरपोर्ट पे काफ़ी सुविधाएं हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रही हैं,
और ये प्राइवेट कंपनी के हिसाब से अब काम चल रहे हैं एयरपोर्ट पे। कांग्रेस के लीडर होने के नाते आप आम जनता से क्या कुछ उम्मीद करते हैं इस सारे क्वेश्चन पे? मैं उम्मीद उनसे करता हूं कि इस बार हम पे भरोसा जताएं और एक बार फिर से हमें सरकार में लाएं। आपको बदलाव खुद ही दिखेगा। थैंक यू सर। धन्यवाद।